बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक ख़बर जो 2 दिन से तकरीबन कल से गुज़श्ता रोज़ से बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है हुई हुई है, और उसके अंदर ये बात की जा रही है कि चीफ़ जस्टिस से खुफिया इदारों के सरबराहान की मुलाकात हुई इस्लामाबाद में, और इलेक्शन के हवाले से बातचीत की गई कि जी 14 मई को होने वाला इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसके हवाले से मुख्तलिफ लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। ट्विटर के ऊपर अपनी बात हो रही है, बाकी जगहों पे लोग अपनी बात कर रहे हैं। मैंने अपने तौर पे इसकी मालूमात लेने की कोशिश की कि इस मुलाकात के अगराज़ व मकासद क्या थे, और इस मुलाकात में ये किसकी तरफ से मुलाकात थी। क्या चीफ़ जस्टिस साहब ने बुलाया था, या खुफिया इदारों के सरबराहान चीफ़ जस्टिस से मिलना चाह रहे थे। दोनों सूरतों में बहरहाल ये था कि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन बहुत सारे ज़राए के मुताबिक चीज़ें उस तरह से क्लियर नहीं है कि ये मुलाकात किसकी जानिब से थी, विलिंग कौन था, ये चीज़ सामने नहीं आ रही। अलबत्ता इसके अंदर एक खुशाइंद ये पहलू है कि इस मुलाकात का रिपोर्ट होना और फिर चीफ़ जस्टिस के चैम्बर में होना, इसका एक बड़ा वाज़े एक मैसेज है, और वो मैसेज ये है कि खुफिया इदारे जो हैं वो इस मामले में ताहाल न्यूट्रल हैं, और उन्होंने अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ज़ाहिर है इस वक्त ये तो सबके इल्म में है कि दो चीज़ें हमारे पास ज़ेर बहस चल रही हैं, और चीफ़ जस्टिस साहब ने ख़ुद भी इसके ऊपर बात की थी। एक तो ये था कि मुल्क में फ़ाइनेंस का मसला है, और इलेक्शंस पैसों के बगैर नहीं हो पाएंगे। तो उसके ऊपर जो आपके इल्म में है कि 21 अरब रुपए की जो रकम थी, उसके लिए फिर पहले गवर्नमेंट ने माज़रत कर ली, फिर स्टेट बैंक को कहा गया, फिर स्टेट बैंक ने ज़ाहिर है उनकी अपनी कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं, तो वो तो एक अलग मामला है। और साथ दूसरा जो मामला था वो था सिक्योरिटी का, कि क्या इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी मिल पाएगी, क्योंकि मुल्क में टेररिज्म की भी एक वेव है। तो उस वेव के होते हुए क्या सिक्योरिटी फोर्सेस मतलूबा जो तादाद होगी एहलकारों की वो दे पाएंगी। तो उसके लिए सेक्रेटरी दफ़ा को भी बुलाया गया था, सेक्रेटरी दफ़ा का जवाब भी जमा करवाया गया, इलेक्शन कमीशन भी ऑन बोर्ड था। तो ऐसी सूरत हाल में यकीनी तौर पे एक अच्छा स्टेप है कि अगर वो जो खुफिया इदारे हैं उनके सरबराहान की तरफ से जो अब तक बताया जा रहा है कि DGI जनरल नदीम अंजम और उनके अलावा शायद एक दो और आला जो मिलिट्री क़यादत के लोग हैं वो चीफ़ जस्टिस को मिलें। तो ये एक रूटीन की ब्रीफिंग भी हो सकती है, जो कि पहले भी ज़ाहिर है कई दफ़ा चीफ़ जस्टिस साहब ने भी इसका इज़हार किया कि अगर मुझे फ़ौज से बात करनी पड़ी तो मैं बात करूँगा। तो ये मे बी कि उनकी तरफ से हो, मे बी कि ये बज़ात ख़ुद इदारों ने ज़रूरी समझा हो कि वो जाके चीफ़ जस्टिस को हालात से आगाह करें। तो ये कोई इसमें अनहोनी बात नहीं है। ज़ाहिर है जो ज़मीनी सूरत हाल है उसका इंटेलिजेंस चीफ़ को, ISI चीफ़ को डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा बेहतर अंदाज़ में पता है, और सबसे ज़्यादा बेहतर पता है, क्योंकि वो इन सारी चीज़ों के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर उनके पास इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। हम तो क्योंकि पाकिस्तान में एक बदकिस्मती है कि हम ये समझते हैं कि जी हमने इदारों के रोल को ख़ासा डिस्प्यूटेड बना दिया हुआ है, और हम इदारों के रोल को बाज़-औक़ात समझने से भी कासिर होते हैं, और हमारा ये ख़्याल होता है कि शायद ये जो एक इस वक्त हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप और हमारे तज्ज़िया निगार और टीवी बहुत सारे लोग एक ही बात की तरफ चीज़ों को खींच के ला रहे होते हैं कि जी ये पॉलिटिक्स के अंदर इनकी इन्वॉल्वमेंट है, या सियासत में इनके अंदर ये काम कर रहे हैं या वो कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये नहीं है, हकीकत इसके बरक्स है। पस पर्दा इदारों का जो रोल है वो दीगर डोमेन के अंदर और बहुत बड़ा रोल है। वो मुल्क को सेफ गार्ड भी कर रहे हैं, वो सिक्योरिटी के इश्यूज़ को भी देख रहे हैं, बैरूनी थ्रेट्स को भी देख रहे हैं, इंटरनल थ्रेट्स को भी देख रहे हैं। तो इसलिए ये तासर एक हमने तो बना लिया अपने तौर पे, और हमें ये लगता है कि शायद खुफिया इदारे जो हैं वो सिर्फ सारा दिन बैठ के ये देखते होंगे कि किसकी गवर्नमेंट लानी है, किसकी गवर्नमेंट घर भेजनी है। तो ऐसा नहीं है, जो मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म जो मैं समझा हूँ अभी तक, तो ये चीज़ हरगिज़ नहीं है। इससे हट के एक बहुत बड़ा डोमेन है जिसके ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही होती हैं। तो अगर उस हवाले से ये मुलाकात बहरहाल इसलिए मैं समझता हूँ कि खुशाइंद है कि दोनों तरफ के जो व्यूज़ हैं वो डेफिनेटली उसके अंदर एक्सचेंज हुए हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस को इस वक्त सिक्योरिटी को लेके जो इश्यूज़ हैं वो उन्होंने चीफ़ जस्टिस के सामने रखे। चीफ़ जस्टिस जो कॉन्स्टिट्यूशनल उनका डोमेन है, रोल है, और जो वो चाहते हैं वो उन्होंने इनके साथ शेयर किए। तो इससे इसके अंदर एक मुस्बत पहलू ये भी निकल सकता है कि दोनों की सिचुएशन को समझते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन की और सिक्योरिटी की सूरत को समझते हुए, कोई ऐसा बेहतर हल निकल आए अगले 2-4 रोज़ के अंदर कि जो मुल्क में एक हजानी कैफियत का ख़ात्मा करे। क्योंकि सिराजुल हक साहब एक कोशिश कर रहे हैं जिसके अंदर ये कोशिश की जा रही है कि मुल्क में आम इंतखाबात एक ही दिन हों, और उसके लिए इमरान खान और गवर्नमेंट दोनों को राज़ी किया जाए। तो ऐसे में ये डेवलपमेंट जो हुई है ये भी एक अच्छी डेवलपमेंट है। तो अगर ये दोनों चीज़ें मिलती हैं, बेहतर तरीके से आगे चलता है, क्योंकि यहाँ तो लोग तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। जी कोई कह रहा है जी चीफ़ जस्टिस ने
یہ بتا دیا انٹیلیجنس چیف کو، کوئی کہتا ہے جی انٹیلیجنس چیف نے چیف جسٹس کو دو ٹوک یہ بتا دیا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اتنی طویل ملاقات جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ 2.5 سے 3 گھنٹے کی ملاقات تھی، تو ڈیفینیٹلی وہ خوشگوار ماحول میں ہوئی ہوگی. اور اس کے اندر میرا یہ خیال ہے کہ وے فارورڈ پہ ہی بات ہوئی ہوگی، پازیٹیو بات چیت ہوئی ہوگی. میں نہیں سمجھتا کہ جنرل ندیم انجم کوئی ایسے شخص ہیں کہ وہ کسی کے چیمبر میں جا کے کوئی دھمکی دیں گے یا کوئی خدا نخواستہ پریشر ڈالیں گے. یہ گڈ ول گیسچر ہے کہ اگر انٹیلیجنس چیف وہاں گئے تو اب ظاہر ہے کورٹ کے اوپر بھی ہے کہ وہ جو انہوں نے جو بریفنگ دی ہے اس کو دیکھیں، کیونکہ ایک حقیقت ہے اس کے اندر، ہمیں ماننا چاہیے چاہے ہمیں اچھا لگے یا برا لگے. لیکن جو انٹیلیجنس اداروں کے پاس ڈفرینٹ جو اور سب سے بڑھ کے سیکیورٹی ریلیٹڈ جو رپورٹس ہوتی ہیں وہ ڈیفینیٹلی اتھینٹک ہوتی ہیں، اور وہ سب سے بہتر انہیں اس کا اندازہ ہوتا ہے. اتنا اندازہ نہ تو میڈیا کو ہوتا ہے، اتنا اندازہ نہ پارلیمنٹیرین کو ہوتا ہے، اور اتنا اندازہ نہ ہی ہمارے جو عدالتی امور دیکھنے والے ہیں ہمارے جج صاحبان نہ ہی انہیں ہوتا ہے. کیونکہ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک ڈومین ہے، وہ اپنی ڈومین کے اندر ہی کام کرتا ہے اور اپنی ڈومین کے اندر ہی کام کو سمجھتا ہے. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے، میرا ذاتی اندازہ یہ ہے کہ یہ ملاقات ایک مثبت حالات کی طرف جائے گی، چیزوں کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جائے گی. اور اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ انتخابات کا جو ایک اس وقت ایک بہت بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، ایک طرف سے ضد ہے کہ 14 مئی سے آگے نہ جائے، دوسری طرف سے ضد ہے حکومت کی طرف سے کہ اکتوبر سے پہلے نہ ہو. الیکشن کمیشن نے بھی آج جو بات کی ہے ریسنٹلی، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے 8 اکتوبر کی تاریخ بڑے حالات و واقعات اور سوچ سمجھ کے کی تھی، اگر اس سے پہلے الیکشن ہوتے ہیں تو ملک میں انارکی پھیل سکتی ہے. تو لیکن کیونکہ الیکشن کمیشن کی اپنی ظاہر فائنڈنگز ہیں، اس طرح سے پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی فائنڈنگز ہیں، لیکن جو انٹیلیجنس چیف کی جو فائنڈنگ ہے، جو آبزرویشن ہے، اور جو ان کا زمینی حقائق کے قریب جو ان کی جو رپورٹس ہوں گی، وہ ڈیفینیٹلی صحیح سمت میں گائیڈ لائن دے پائیں گی کہ ملک کے اندر اس وقت سیکیورٹی سچویشن کیا ہے، پبلک پلس کیا ہے، اور انتخابات اگر 14 مئی کو ہوتے ہیں تو اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی، انتخابات اگر اکتوبر میں ہوتے ہیں تو اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی، صوبوں اور وفاق کے اور قومی اسمبلی کے انتخابات ایک دن ہونے میں کیا پلس پوائنٹ ہے اور ایک دن نہ ہونے میں کیا نیگیٹو ہے. تو یہ جو نکات وہاں ڈسکس ہوئے ہیں میٹنگ کے اندر، اس کا اگلے ایک آدھ دن کے اندر میرا خیال ہے کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ اگلی 24 گھنٹے اہم ہیں. تو یہ 24 گھنٹے یا 72 گھنٹے یہ ڈیفینیٹلی بہت اہم ہے، اور ان کے اندر بہت ساری چیزوں کا تعین ہونا ہے، بہت ساری چیزوں کی سمت بہتر ہوگی. تو یہ ایک چیز تھی جو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کے ساتھ مزید میں اس کے اوپر مزید ریسرچ کے ساتھ، مزید جو میرے سورسز ہیں ان سے کوشش کروں گا کہ مزید معلومات ملیں کہ یہ اب اگلے دنوں میں حالات کس طرف جا رہے ہیں، اور پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان پائندہ باد.